Good morning, students. अरावली पब्लिक स्कूल कठुमर की जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पर परागण की लाभ व हानियों पर आपसे चर्चा की। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। पर परागण के लाभ क्या हैं आपको बताया। पर परागण से आनुवंशिक विभिन्नताएं पादपों में क्या होती है, उत्पन्न होती है। नंबर 1, पर परागण जो होता है उससे पादपों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक विकसित होती है। हम कह सकते हैं पर परागण की क्रिया द्वारा प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, अधिक उनके अंदर क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। पर परागण की क्रिया द्वारा नई संतति का क्या होता है, निर्माण होता है। देखिए, पर परागण की क्रिया द्वारा, ठीक है, जो पादपों में आए हुए जो खराब लक्षण होते हैं, यूजलेस करैक्टर होते हैं, उन यूजलेस करैक्टरों को आसानी से क्या किया जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है। देखिए, पर परागण से जो उपज होती है वो औसत से क्या होती है, अधिक प्राप्त होती है। पर परागण से जो उपज होती है, फसल जो प्राप्त होती है, वो औसत से हमें क्या प्राप्त होती है, अधिक होती है। ठीक है, देखिए, परागकण जो संस्थान होते हैं वो परागकण संस्थान, पर परागण की क्रिया के लिए परागकण संस्थानों में आकर्षक पुष्पों का निर्माण किया जाता है, आकर्षक पुष्पों को उगाया जाता है, और आकर्षक पुष्पों को उगाने पर उन पादपों में क्या किया जाता है, उन पादपों में पर परागण की क्रिया संपन्न कराई जाती है। देखिए, बात करता हूं पर परागण से हानियां क्या हैं, पर परागण से कौन कौन सी हानियां होती हैं। देखिए, पर परागण की पहली जो हानि है उस पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। देखिए, पर परागण की जो क्रिया होती है उसमें अवांछनीय लक्षण क्या होते हैं, उत्पन्न होता है। पर परागण की क्रिया द्वारा जो नई संतति बनती है, उस नई संतति में कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं, अवांछनीय लक्षण क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा है, पर परागण की क्रिया जो होती है उसमें पराग कणों के निर्माण की अधिक आवश्यकता होती है। पराग कणों के निर्माण की क्या होती है, अधिक आवश्यकता वहां पर होती है। तीसरा बिंदु आपको याद रखने का है कि पर परागण की क्रिया के अंदर जो पराग कण होते हैं उनकी बर्बादी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, उनकी वेस्टिंग क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। देखिए, पर परागण की जो क्रिया होती है, पर परागण की जो क्रिया होती है उसमें एक जाति के जो विशेष लक्षण होते हैं या एक जाति के जो अच्छे लक्षण होते हैं वो धीरे धीरे कैसे हो जाते हैं, एक जाति के जो विशेष लक्षण होते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कम होते चले जाते हैं। ये हमने बात कर ली है पर परागण के लाभ और हानियों पर आपसे चर्चा कर ली है। इसके बाद हमने बात की थी कि पर परागण की विधियों पर आपसे चर्चा की। देखिए, पर परागण की दो विधियां मैंने आपको बताई। एक प्राकृतिक विधि थी जिसको हम कौन सी विधि कहते हैं, अजैविक विधि कहते हैं। दूसरी विधि कौन सी है, जैविक विधि। प्राकृतिक विधि के अंदर क्या है, मैंने आपको बताया है कि पादपों के अंदर जो परागण की क्रिया होती है, ठीक है, वो मुख्यतः कौन से कारकों के द्वारा होती है, अजैविक कारकों के द्वारा होती है, अर्थात वायु के द्वारा या जल के द्वारा होती है। तो जब पर परागण की क्रिया पादपों में वायु के द्वारा हो या जल के द्वारा हो तो वो कहलाती है प्राकृतिक विधि, या उसे कहते हैं अजैविक कारकों के द्वारा परागण की क्रिया। ठीक है, हमने आपको वायु द्वारा परागण कैसे होता है उस पर आपको मैंने बताया कि पादपों में पराग कणों का क्या हो जाता है, पादपों के जो पुष्प होते हैं उसमें क्या होता है, पराग कोष होता है, और पराग कोष से जब पराग कणों का निर्माण अधिक संख्या में हो जाता है तो वायु के साथ वो पराग कण क्या करते हैं, गति करते हैं और मादा पुष्प की वर्तिका अग्र पर क्या है, पहुंचते हैं। अर्थात ऐसा परागण, ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं वायु परागण किसे कहते हैं, तो पुष्प के पराग कोष से पराग कण मुक्त होकर वायु के माध्यम से, किसके माध्यम से, वायु के माध्यम से
मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर क्या है पहुंचते हैं, उसे क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। या अगर ये नहीं बोले तो हम ये बोलते हैं कि पौधे के पुष्प के, ठीक है, पौधे के पुष्प के पराग कणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है। देखिए जिन पादपों में वायु के द्वारा परागण होता है तो उनके परागकण किस प्रकार के होते हैं, तो वायु द्वारा परागित होने वाले जो परागकण होते हैं उनकी विशेषताएं मैंने आपको बताई। पहली विशेषता मैंने आपको बताई कि जिन पादपों के अंदर परागण की क्रिया वायु के द्वारा होती है उनके परागकणों की पहली विशेषता होती है कि वो परागकण कैसे होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। नंबर 2, उनके अंदर परागकण कैसे होते हैं, हल्के होते हैं। नंबर 3, उन परागकण कैसे होते हैं, चिकने होते हैं। और नंबर 4, परागकण कैसे होते हैं, शुष्क। ये 4 करैक्टर उन परागकणों में पाए जाते हैं जो वायु परागण की क्रिया में क्या होते हैं, सहायक। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके अंदर, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें वायु परागण की क्रिया पाई जाती है, तो उन पादपों में क्या है, कुछ विशेष प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं, जिनमें मैं पहला अनुकूलन की बात कर रहा हूं कि घास होती है। घास के पादप के अंदर जो वर्तिकाग्र होती है वो कैसी होती है, पक्षांबिक के आकार की होती है। कैसी होती है, पक्षांबिक प्रकार की होती है। दूसरा आपको मैंने बताया कि टाइफा का जो पादप होता है उनमें भी वायु परागण की क्रिया के लिए उनका जो वर्तिकाग्र होता है वो कैसा होता है, ब्रुश के समान होता है। देखिए वायु परागण के बाद हमने आपसे चर्चा की थी किसके बारे में, जल परागण के बारे में। जब किसी पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण किसके माध्यम से हो, जल के माध्यम से हो, तो उसे जल परागण या उसे हाइड्रोफिली के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमने आपको बताया जल परागण के प्रकार, और जल परागण कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। एक को हम बोलते हैं अधो जल परागण, ठीक है, अधो जल परागण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोफिली के नाम से उसे जाना जाता है, हाइड्रोफिली, ठीक है। अधो का अर्थ होता है नीचे, अर्थात ऐसे पादप जो जल के अंदर पाए जाते हैं, अर्थात ऐसे पादप जो कैसे होते हैं, जल निमग्न होते हैं, ऐसे पादप जो जल के अंदर डूबे हुए होते हैं, ठीक है। तो ऐसे पादप जिनमें परागण की क्रिया किसके अंदर होती है, जल के अंदर होती है, ठीक है। परागकण क्या है, जल के अंदर बहते हुए कहां पर पहुंचाते हैं, मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचाते हैं, वो क्या कहलाता है, अधो जल परागण, ठीक है। देखिए अधो जल परागण नाजास है, जोस्टर है, सिरेटोफिल्लम है, ये सारे पादपों में अधो जल परागण पाया जाता है। दूसरा होता है आधि जल परागण पे हम आपसे बात कर रहे हैं कि आधि जल परागण किसे कहते हैं, आधि जल परागण। देखिए आधि का अर्थ होता है ऊपर, ठीक है, आधि का अर्थ होता है ऊपर, ठीक है। जब परागण की क्रिया जल की ऊपरी सतह पर हो, जब परागण की क्रिया कहां पर हो, जल की ऊपरी सतह पर पूर्ण हो, तो उसे क्या कहा जाता है, अधि जल परागण कहा जाता है। कुछ पादप होते हैं जैसे वैलिसिनेरिया जैसा होता है, उनमें अधि जल परागण ही होता है। वैसे मोस्टली उनमें क्या होता है, वायु परागण होता है। पोटेमोजीटोन होता है, वो भी क्या है, पादप तो कैसा है, जल की ऊपरी सतह पर पाया जाता है, जल पिलावी पादप होता है। निम्फिया का एक पादप होता है जो जल पिलावी होता है, ठीक है, यानी कि अधि जल पादप होता है, फिर भी उनमें परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है, कीटों के द्वारा होती है। डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास हमने यहाँ तक आपसे चर्चा की, आज हम नए टॉपिक के साथ आपसे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए तो आज की क्लास पर हम चर्चा करने वाले हैं जो है जैविक कारक। तो आज जो हम बात करेंगे जैविक पर परागण की जैविक विधियों पर आपसे बात करने जा रहे हैं।
पर परागण की कौन सी विधियां हैं? जैविक विधियां हैं। ठीक है, लेसन नंबर 2 है जो चल रहा है अभी, एक काफी बड़ा चैप्टर है। आरबीएसई के अनुसार ये 5 चैप्टरों को मिला करके बनाया गया है। ठीक है, आरबीएसई के 5 चैप्टर और एनसीईआरटी का केवल ये 2 चैप्टर बराबर है। देखिए टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूं और इस टॉपिक का नाम है, ठीक है, बायोटिक क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो जैविक पर परागण पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। जैविक पर परागण की विधियों पर आपसे बात करने जा रहे हैं। तो आप सुनिए, जैविक पर परागण किसे कहते हैं? पहली बात तो है, तो आपको पता है कि विभिन्न प्रकार के जीवधारी होते हैं और उन जीवधारियों के द्वारा भी पुष्प के परागकणों को, ठीक है, पुष्प के जो परागकण होते हैं उनको क्या है, स्थानांतरण कहाँ किया जाता है? मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर किया जाता है। या हम यूं कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो पौधे यानी कि जंतु होते हैं या जीव होते हैं या जो सजीव होते हैं उनके द्वारा परागण की क्रिया क्या की जाती है? पूर्ण की जाती है। विभिन्न प्रकार के जीवधारियों के द्वारा जब परागकणों का स्थानांतरण किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? जैविक पर परागण कहलाता है। आपको मैं बता दूं, जैविक पर परागण क्या है? एक तो कीटों के द्वारा होता है, कीटों के द्वारा पर परागण की क्रिया होती है। दूसरा जैविक परागण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? जैविक पर परागण पक्षियों के द्वारा होता है। और तीसरा है जैविक पर परागण की जो क्रिया होती है वो खास तौर से किसके द्वारा होती है? जो बैट होता है, चमगादड़ होता है, उसके द्वारा होती है। ठीक है, बात करते हैं कि कीटों के द्वारा पर परागण कैसे होता है। ठीक है, बाय इंसेक्ट्स के द्वारा। देखिए कीट होते हैं, कीटों के द्वारा परागण किस प्रकार से होता है, इस बिंदु पर हम बात कर रहे हैं। तो कीटों के द्वारा पर परागण क्यों होता है, पहले तो ये बात सुनिए। तो कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें से क्या आती है? विशेष प्रकार की गंध आती है। उन पादपों में मकरंद की मात्रा क्या होती है? बहुत अधिक होती है। वो पुष्प कैसे होते हैं? बहुत अधिक आकर्षक होते हैं। और उन आकर्षक पुष्पों की ओर, ठीक है, जिनमें विशेष प्रकार की गंध आती है, जिनमें मकरंद की मात्रा अधिक होती है, उन पादपों की ओर क्या होता है? विभिन्न प्रकार के कीट क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। ठीक है, और जब वो आकर्षित होते हैं तो आपको मैं बता दूं, जैसे कोई मधुमक्खी है, उनमें कौन कौन से कीट होते हैं उनके बारे में बात करूं। जैसे मधुमक्खी हो सकती है, सर्वाधिक रूप से कीटों द्वारा परागण होता है, वो किसके द्वारा होता है? मधुमक्खी के द्वारा होता है। मधुमक्खी के द्वारा 80% क्या है? कीट परागण की क्रिया की जाती है। बाकी 20% कीट परागण की क्रिया घरेलू मक्खी के द्वारा की जाती है, बीटल के द्वारा किया जाता है, पतंगों के द्वारा किया जाता है, तितली के द्वारा क्या है? किया जाता है। ठीक है, परंतु 80% परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? मधुमक्खियों के द्वारा होती है, हनी बीज के द्वारा होती है। ठीक है, और आपको मैंने बताया जिन पादपों में कीटों के द्वारा परागण होता है उन पादपों के पुष्प बहुत ही चमकदार होते हैं, बहुत ही आकर्षक होते हैं, बहुत अधिक चमकीले होते हैं, और उन पादपों के पुष्पों के अंदर मकरंद की जो मात्रा होती है, ठीक है, वो बहुत अधिक होती है, क्योंकि उनमें मकरंद ग्रंथियां क्या है? सर्वाधिक रूप से क्या होती है? विकसित होती है। कौन सी ग्रंथियां क्या होती हैं? मकरंद ग्रंथियां सर्वाधिक रूप से विकसित होती है। इसलिए वो कीट क्या काम करते हैं कि उन पुष्पों के ऊपर जाकर वो बैठते हैं और वहां से मकरंद को क्या करते हैं? वो अवशोषित करते हैं। मकरंद को अवशोषित यानी कि अवशोषित करने के पश्चात, ठीक है, तो वो मकरंद का अवशोषण करने के बाद शहद का निर्माण करती है मधुमक्खियां। जैसे मैं आपसे बात करूं तो आप देखिए, मान लीजिए कोई मधुमक्खी है, वो मधुमक्खी एक नर पुष्प के ऊपर बैठी संयोगवश, और नर पुष्प में इस दौरान क्या है कि पराग कोश का स्फुटन हो चुका है और परागकण क्या निकल रहे हैं? बाहर निकल रहे हैं।
और वो क्या है, एक लिंगी पुष्प है। इस पुष्प पे वो मकरंद का अवशोषण करने बैठी, तो उसके परागकण, इस पुष्प के जो परागकण होते हैं वो मधुमक्खी के कहाँ लग जाते हैं, पंखों से चिपक जाते हैं। और संयोगवश यदि वो मधुमक्खी किसी मादा पुष्प की वर्तिकाग्र, मादा पुष्प के ऊपर बैठती है, तो मादा पुष्प के अंदर क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है। वो वर्तिकाग्र उन परागकणों को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। ठीक है, और ग्रहण करने पर आप देखिए मधुमक्खी के द्वारा वो परागकण, ठीक है, नर पुष्प से कहां पर पहुंच गए हैं, मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर क्या हो गए, स्थानांतरित हो। तो इस तरीके से परागकणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, मधुमक्खियों के द्वारा होता है, विभिन्न प्रकार के कीटों के द्वारा होता है, घरेलू मक्खियों के द्वारा होता है, पतंगों के द्वारा होता है, मौत के द्वारा होता है, या पतंगों के द्वारा होता है, या तितलियों के द्वारा होता है। तो ये क्या है, कीटों के द्वारा क्या होता है, परागण होता है। ठीक है, देखिए कीटों के द्वारा परागण पर मैंने बात कर ली। अब दूसरे हम बात कर रहे हैं पक्षियों के द्वारा परागण किस प्रकार से होता है। ठीक है, देखिए कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है, पक्षियों के द्वारा होती है। कुछ पादपों में पर परागण की क्रिया किसके द्वारा होता है, पक्षियों के द्वारा होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना, कि एक विशेष प्रकार का पादप होता है। ठीक है, एक विशेष प्रकार का क्या होता है, पादप होता है, और उस पादप के अंदर परागण की क्रिया किस प्रकार से होती है उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए एक विशेष प्रकार का क्या होता है, पादप होता है जिसका नाम है निकोटियाना के नाम से उसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, निकोटियाना के नाम से जाना जाता है। ये निकोटियाना नाम का जो पादप होता है, इसके जो पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं, नली के आकार के होते हैं। इन पादपों के पुष्प कैसे होते हैं, नली के आकार के होते हैं। ठीक है, और ये नली के आकार के होते हैं, तो इनमें यहाँ पे मकरंद होता है, और पक्षी जो होते हैं वो इस पुष्प के ऊपर यहाँ पे बैठते हैं, और बैठ करके वो चोंच इसके अंदर अपनी क्या है, डालते हैं। जब चोंच को डालते हैं तो यहाँ पे नर जन्नांग होता है, यानी कि पुंकेसर होता है, और पुंकेसर के जो परागकण होते हैं वो उसकी चोंच की बाहरी सतह पर क्या है, लग जाता है। ठीक है, क्योंकि इनके पुष्प कैसा होता है, नली का आकार होता है, और जैसे ही वो अपनी चोंच के द्वारा उन पादपों से मकरंद को ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो इनके जो पुष्प होते हैं, उनको जब इनके पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं, नली का के आकार। और जब कोई पक्षी इनके पुष्प से मकरंद को ग्रहण करता है तो उनकी चोंच से पर परागकण क्या है, चिपक जाते हैं, लग जाते हैं, और वो क्या है, जैसे ही किसी मादा पुष्प, ठीक है, जैसे ही किसी निकोटियाना नामक दूसरे मादा पुष्प की वर्त, यानी कि मादा पुष्प पर वो पक्षी बैठता है और वहां से मकरंद का अवशोषण करता है, और जैसे ही वो चोंच क्या देगा, उस पुष्प के अंदर देगा, नलिकाकार पुष्प के अंदर, तो वो पक्षी की चोंच पर लगे हुए जो परागकण होंगे वो पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र क्या कर लेगी, उनको ग्रहण कर लेगी। इस तरीके से पक्षियों के द्वारा पादपों में क्या होता है, पर परागण की क्रिया होती है। जैसे मैं आपको बता दूं, कैलोस्टेमोना, ये कैलोस्टेमोना नाम का क्या होता है, एक पादप होता है, और इसके पुष्प कैसे होते हैं, प्याले के आकार के होते हैं, और जैसे ही कोई पक्षी इस पर बैठता है वो अपनी चोंच के द्वारा मकरंद को ग्रहण करता है, तो परागकण चोंच पर लग जाते हैं, और संयोगवश वह पक्षी किसी मादा पुष्प पे जाकर के बैठता है, तो मादा पुष्प में उपस्थित कौन होता है, मादा जन्नांग होता है, वो मादा जन्नांग उन परागकणों को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। आपको मैं बता दूं, एरिकेसी कुल के जो पादप होते हैं उनके पुष्प कैसे होते हैं, कुंभाकार होते हैं। उनके पुष्प कैसे होते हैं, इस तरीके से होते हैं। एरिकेसी कुल के पादप होते हैं, उनके पुष्प कैसे होते हैं, कुंभाकार होते हैं। और इस कुंभाकार जो एरिकेसी कुल के पादपों में पुष्प कैसा है, कुंभाकार है।
जब भी कोई पक्षी आकर के बैठेगा तो वो चोंच इसमें देगा। तो यहाँ पे क्या होता है, नरजन्नांग होता है। नरजन्नांग के अंदर क्या निकलता है, नरजन्नांग का परागकोश होता है, परागकोश में स्फुटन होता है, परागकण निकलते हैं। वो परागकण क्या है, इनकी चोंच से क्या है, चिपक जाते हैं और संयोगवश वह किसी एरिकेसी कुल के अन्य पुष्प से क्या है, अन्य पुष्प पर क्या है, बैठता है, मादा पुष्प पर। तो वो मादा पुष्प क्या करेगा, उस चोंच पर लगे हुए परागकणों को ग्रहण कर लेगा। इस तरीके से क्या है, पक्षियों के द्वारा पादपों में क्या होता है, परागण की क्रिया होती है। ठीक है। इनके पुष्प क्या होते हैं, विशेष प्रकार के होते हैं, आकर्षक होते हैं, चमकीले होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं। पर उनकी संरचना क्या होती है, उन पुष्पों की संरचना या तो नली के आकार की होती है, या प्यालाकार होती है, या कुंभाकार संरचना के रूप में होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से पक्षियों के द्वारा क्या होता है, परागण की क्रिया उन पुष्पों के अंदर होती है। देखिए चमगादड़ के द्वारा पर परागण की क्रिया किस प्रकार से होती है, इस बिंदु पर आपसे बात कर रहे हैं। देखिए कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके पुष्प दिन के समय में नहीं खुलते हैं। कुछ पादप ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनके पुष्प क्या है, दिन के समय में नहीं खुलते हैं, रात्रि के दौरान उनके पुष्प क्या है, खुलते हैं। ठीक है। तो जैसे ही रात्रि हो जाती है तो उनके पुष्प खुलना शुरू हो जाते हैं। जैसे कौन कौन से, कदम्ब का पौधा है, कदम्ब के पुष्प जो होते हैं वो रात्रि के दौरान खुलते हैं, दिन के समय में बंद होते हैं। कचनार का जो पौधा होता है उनके पुष्प दिन के समय में बंद रहते हैं, रात्रि में खुलते हैं। कदम्ब है, कचनार है, बालम खीर है, बालम खीर के पुष्प भी इसी प्रकार के होते हैं। और गोरख इमली, ये चार पौधे ऐसे होते हैं जिनके पुष्प दिन के समय में नहीं खुलते हैं, रात्रि के समय में क्या है, ये खुलते हैं। और आप जानते हो कि चमगादड़ एक निशाचर प्राणी होता है, क्योंकि वो दिन के अंदर वो भी विचरण नहीं करता है। चमगादड़ रात्रि के दौरान ही क्या करता है, अपने भोजन के लिए क्या करता है, विचरण करता है, भोजन के लिए क्या करता है, गति करता है। और रात्रि के दौरान जब इन कदम्ब, कचनार, गोरख इमली, बालम खीर जो पौधे होते हैं, इनके पुष्पों में से क्या आती है, गंध आती है। ठीक है। इनमें विशेष प्रकार की गंध आती है। ठीक है। इनके पुष्प बड़े ही आकर्षक होते हैं, उनमें मकरंद युक्त ग्रंथियां पाई जाती हैं। और वो क्या है, रात्रि के दौरान यदि चमगादड़ किसी कदम, कचनार, बालम खीर, गोरख इमली के यदि नर पुष्प के ऊपर से नर पुष्प के ऊपर बैठ करके यदि परागकणों को यदि यानी कि उससे मकरंद को यदि ग्रहण करता है, तो परागकण जो होता है वो क्या है, चमगादड़ के पंखों से क्या है, चिपक जाता है। ठीक है। और संयोगवश यदि वह, ठीक है, यदि वह चमगादड़ दूसरे किसी मादा पुष्प पर जाकर के बैठ जाता है तो उन परागकणों को वह पादप क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। ठीक है। इस प्रकार से उन पादपों में चमगादड़ के द्वारा क्या होता है, परागण की क्रिया होती है। तो डियर स्टूडेंट, अब तक हमने क्या है, जैविक विधि, पर परागण की विधियां हमने आपको बताई। पर परागण की दो विधियां होती है। पहली विधि मैंने आपको बता दी है, अजैविक विधि थी, और जो दूसरी विधि है उसको कौन सी विधि कहा जाता है, जैविक विधि कहा जाता है। देखिए जैविक विधि मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं जो आज हमने आपसे चर्चा की है। जैविक परागण, पर परागण क्या है, यानी कि पर परागण जो किया जाता है, ठीक है, पादपों में जो पर परागण की क्रिया होती है वो कुछ विशेष प्रकार के जीवों के द्वारा होती है, जिनमें क्या है, या तो कीटों के द्वारा होती है, पक्षियों के द्वारा होती है, या चमगादड़ों के द्वारा होती है। यानी कि ऐसे पादप जिनमें पर परागण की क्रिया, ठीक है, या परागण की क्रिया सजीवों के द्वारा होती है। ऐसे पादप जिनमें परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है, विभिन्न प्रकार के सजीवों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के जीवधारियों के द्वारा अगर हो तो वो जैविक पर परागण कहलाता है। पहला मैंने आपको बताया कीटों के द्वारा, ठीक है, तो कीट जो होते हैं उनके द्वारा भी क्या होता है, पर परागण की क्रिया होती है। आपको बताया कुछ विशेष प्रकार के कीट होते हैं, जैसे घरेलू मक्खी होती है, मधुमक्खी होते हैं, पतंगा होते हैं, मौत होती है, तितली होती है। ये सारे जो जीव होते हैं वो कीट परागण की क्रिया में सहायक होते हैं।
कीट परागण करने वाले, मैंने आपको बताया कि मधुमक्खियां जो होती हैं वो सर्वाधिक रूप से कीट परागण की क्रिया में सहायक होती है और लगभग 80% कीट परागण किसके द्वारा होता है? मधुमक्खियों के द्वारा होता है। ठीक है। जिन पादपों में कीटों के द्वारा परागण होता है उन पादपों के पुष्प कैसे होते हैं? बहुत ही चमकीले होते हैं, आकर्षक होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं। ठीक है। और उन पादपों पर जब मधुमक्खियां बैठ जाती हैं, ठीक है, उन पादपों के नर पुष्प पर मधुमक्खी बैठ जाती है और बैठ करके जब वो मकरंद का अवशोषण करती है तो परागकण जो होते हैं वो मधुमक्खी के पंखों से चिपक जाते हैं, उस कीट के पंखों से चिपक जाते हैं और संयोगवश यदि वह कीट किसी मादा पुष्प पर जाकर के बैठ जाती है तो मादा पुष्प से वो क्या करती है? जब मकरंद का अवशोषण करती है तो उस दौरान मादा पुष्प, ठीक है, उस कीट के पंखों पर चिपके हुए परागकणों को ग्रहण कर लेती है। इस तरीके से कीटों के द्वारा क्या होता है? परागण की क्रिया होती है। पक्षियों के द्वारा यानी कि परागण की क्रिया मैंने आपको बताई थी कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें पर परागण की क्रिया या परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? पक्षियों के द्वारा होती है। जैसे मैंने आपको बताया निकोटियाना नामक पुष्प होता है, वो पुष्प कैसा होता है? वो नलिकाकार पुष्प होता है और वो पक्षी चोंच के द्वारा क्या है? उस पुष्प के मकरंद को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, क्योंकि उनमें मकरंद ग्रंथियां अधिक पाई जाती है, इसलिए मकरंद का निर्माण अधिक होता है। ठीक है। तो वो नर पुष्प के जो परागकण होते हैं वो पुष्प की यानी कि उस जंतु की चोंच पर या उस पक्षी की चोंच पर क्या है? लग जाता है। संयोगवश यदि वह पक्षी किसी मादा पुष्प, ठीक है, मादा निकोटियाना पुष्प पर अगर बैठता है तो उसकी चोंच पर लगे हुए परागकणों को निकोटियाना का जो मादा पुष्प होगा यानी कि जायांग होगा उन्हें ग्रहण कर लेगा और इस प्रकार से पक्षियों के द्वारा परागण की क्रिया होती है। चमगादड़ के बारे में मैंने आपको बता दिया कि चमगादड़ के द्वारा भी पर परागण की क्रिया होती है। ठीक है। यानी कि कौन कौन से पादपों में होती है कि जिनके पुष्प रात्रि के दौरान खुलते हैं, दिन के समय में बंद होते हैं। बालम खीर है, गोरख इमली है, कचनार है, कदम्ब है, ये सारे पादप होते हैं, उनके पुष्प रात्रि में खुलते हैं। ठीक है। और चमगादड़ भी एक निशाचर प्राणी होता है जो अपने पोषण के लिए रात्रि के दौरान ही क्या करता है? विचरण करता है। तो चमगादड़ क्या काम करता है कि जैसे ही किसी नर पुष्प के ऊपर जाकर के बैठता है मकरंद को अवशोषित करने के लिए, तो उसके परागकण चमगादड़ के पंखों से चिपक जाते हैं और संयोगवश यदि वह चमगादड़ किसी मादा पुष्प से क्या है? मादा पुष्प पर बैठ जाता है तो उन परागकणों को, ठीक है, जो चमगादड़ के पंखों पर चिपके थे उनको किसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है? उस मादा पुष्प के द्वारा क्या है? ग्रहण कर लिया जाता है। तो ये क्या है? पादपों में पर परागण की क्या है? जैविक और अजैविक क्रिया है जिन पर हमने आपसे क्या है? विस्तृत रूप से आप चर्चा कर ली है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है कि कुछ विशेष पादपों में, ठीक है, पर परागण की क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे साल्विया के पादप में पर परागण कैसे होता है, वेलिसनेरिया के पादप में पर परागण की क्रिया कैसे होती है, क्योंकि साल्विया का जो पुष्प होता है उसमें पर परागण इसलिए भी पढ़ाना हमें आवश्यक है क्योंकि ये टॉपिक आपके प्रैक्टिकल में दिया हुआ है, इसलिए हम आपको प्रैक्टिकल में भी कराते हैं। इसलिए इसको हम क्या है यहाँ पर क्लास में आपको डिटेल से क्या है हर बार पढ़ाते हैं ताकि आप प्रैक्टिकल में भी उसके आंसर जो आते हैं मेजर क्वेश्चंस के अंदर, मेजर एक्सरसाइज में, तो वहाँ आप आसानी से उन क्वेश्चनों के जवाब दे सके, उसका ठीक प्रकार से डायग्राम बना सके। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स के अंदर, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया पर आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।